अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेट क्लास ऑफ फिजिक्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एंड एज यू नो दैट यू हैव पेपर वंस लाइंड अप। आपके पास केमिस्ट्री का पेपर वन है, उसके बाद फिजिक्स का पेपर वन है, देन यू हैव बायो P1। सो हियर आई हैव अ लेटेस्ट पेपर विच इज February March 2024। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट पेपर वी हैव। तो बच्चों, आप लोगों का पढ़ने का दिल नहीं ना करता। अब इस चीज़ को माइंड में रखें कि जब आपके पेपर्स हो जाएंगे तो आपने वाकई नहीं पढ़ना। तो आपके पास जितने दिन रह गए हैं उसमें आप पेपर्स इंसानों की तरह सॉल्व करें। सो यू विल सॉल्व दिस पेपर और आप मेरे साथ पेपर सॉल्व करेंगे। और जो भी मेरा थॉट प्रोसेस होगा, ठीक है, उसको मैं बोल बोल के जब सॉल्व कर रहा हूँ वो थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर होता है। तो आप इस चीज़ को माइंड में लाएं कि टीचर के माइंड में क्या चल रहा होता है जब वो पेपर सॉल्व कर रहा होता है, और क्या आप भी उसी लाइंस पर सोच रहे हैं या कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। याद रहे कि एक दो तीन चार पेपर करने से आपके पास P1 की प्रैक्टिस नहीं होती। आपको थ्योरी का थॉरो कॉन्सेप्ट और आपकी एटलीस्ट 5 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन यू आर एबल टू सिट इन अ पेपर टू स्कोर A*. सो let's do this question. The question number one is, which row shows physical quantity and its base unit? The emphasis is on base unit in the SI system. So the first quantity is ampere. Its base unit is ampere. This seems to be the right answer. The next one is force. Force is not at all a base quantity. Okay. The next is mass. Mass is a base quantity and its SI base unit is kg, not grams. The last quantity is temperature, but once again इसका SI unit जो है वो Kelvin है, it's not degree Celsius. So the right answer with the right base unit is option A. ठीक है, जरा इसको प्रोसेस करें कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, किस तरह से आपके साथ हर चीज शेयर कर रहा हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्टली इस पेपर में कोई अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन नजर नहीं आया, स्ट्रेट अवे वो आपके पास फोर्सेस का क्वेश्चन ले आया। A car of mass 850 kg is traveling in a horizontal line. The diagram shows the two horizontal forces acting on the car in opposite direction. So what is the force which is acting along the direction of motion? That force is 1200 Newton. ठीक है, और backward force is 1600 Newton. One force has magnitude of 1200 Newton, the other force has magnitude of 1600 Newton. What is the magnitude of acceleration? अच्छा बच्चों, इट कैन बी एक्सेलरेशन, इट कैन बी डिसेलरेशन, बट वो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बता दें। देखिए, अगर कार रिवर्स हो रही है ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगी, रिवर्सिंग कार एक्सेलरेट करेगी और असेंडिंग कार जो है डिसेलरेट करेगी। लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ विच इज F इक्वल्स ma। ठीक है, याद रहे कि F इक्वल्स ma में F हमेशा फॉरवर्ड फोर्स होती है। सो फॉरवर्ड फोर्सेस, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स होती है। फॉरवर्ड फोर्स इज 1200 माइनस बैकवर्ड फोर्स विच इज 1600 इज इक्वल टू मास विच इज 850 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन A। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है -400 डिवाइडेड बाय 850। ठीक है, -0.47। सो द आंसर मस्ट बी ऑप्शन A। मैंने कैसे सॉल्व किया, 0.47 कैसे आया? देखें, इट्स रफली 400 डिवाइडेड बाय 800, तो आंसर आना चाहिए था 0.5। तो 0.5 के करीब करीब ऑप्शन में एक ही आंसर था विच इज 0.47। मैंने कैलकुलेट नहीं किया। दिस इज हाउ यू सेव योर टाइम इन क्वेश्चन नंबर इन P1s। ओके, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू होमोजेनिटी। An object of mass m is suspended by a spring from a fixed point. The spring has spring constant K. The object is set into a vertical oscillation. The equation is for the time period is T. ठीक है, T is homogeneous with respect to the base units. अच्छा बच्चों, आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। फॉर दैट यू मस्ट नो द बेस यूनिट्स ऑफ K, वेयर K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे आएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स? आप इसके ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई करें, F इक्वल्स KE अप्लाई करेंगे। द फोर्स has a base unit of kg ms minus 2. Spring constant is K and extension का unit होगा meters.
दोनों साइड पर मीटर्स और मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, k इज इक्वल टू kg सेकेंड माइनस 2. सो दिस इज द बेस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब मुझे क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हो रहा है तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करूंगा ऑप्शन डी के ऊपर. सो टाइम पीरियड का बेस यूनिट क्या होगा? दिस इज सेकेंड्स. और इस साइड का बेस यूनिट फाइंड आउट करें. 2 पाई विल बी ए यूनिटलेस. अंडर रूट का मतलब है होल पावर 1/2. मास का यूनिट आ गया kg. स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ गया kg s माइनस 2. kg से कैंसल आउट हो जाएगा. This will be written as s square whole power 1/2. अपॉन सिंप्लीफिकेशन आपके पास सेकेंड्स आ जाएगा. So seconds is equal to seconds. So only this equation is homogeneous. So the right answer is option D. अब बाकी इक्वेशंस पर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इस साइड पर मैं जल्दी से कर रहा हूं, ओरली कर रहा हूं. इस साइड का बेस यूनिट आ जाएगा s माइनस 1, इस साइड का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर और इस वाले जाएगा s रेज़्ड टू पावर माइनस 2. So only equation which is homogeneous is option D. Okay, next question, question number 4. An object of fixed mass is initially at rest at point P. The object then moves away from point P with uniform acceleration. ठीक है. तो बच्चों अगर पॉइंट P से अवे मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेट्स स्केच इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसका मतलब है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से अवे मूव कर रहा है. दिस विल बी इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रिजल्टेंट फोर्स? बच्चों रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और नॉन जीरो फोर्स है, बिकॉज F इक्वल्स ma है ना. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होगी. इट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली? नो, it is constant but not zero. So option B is the right answer. Moving on to the next question. A projectile is launched at an angle of 25 degrees with respect to horizontal, with the horizontal component of velocity having a value of 13 meters per second. What is the value of its vertical component? बच्चों आप इसकी velocity को draw करें. किस एंगल पे लॉन्च किया है? 25. मेरे रूलर के ऊपर एंगल क्या आ रहा है? 25 डिग्रीज. दिस इज द वेलोसिटी. इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करें. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and vertical component. The value of velocity is v and this angle is 25 and you are given with the value of its horizontal component which is 13 meters per second. He is asking for the vertical component. ठीक है. Now you know that this triangle is a right angle triangle. तो आप इसके ऊपर sin, cos, tan वाली trigonometric ratios apply करके you can find out the value of vertical component. तो मैं यहाँ पर tan अप्लाई करूंगा. tan 25 is equal to opposite which is vertical component divided by adjacent which is 13. Vertical component of velocity is 13 tan 25. So 13 tan 25 is 6.06. The right answer is option B, 6.1 in two significant figures. Next question. A ball is released from rest at position X. ठीक है. At time t is equal to 1, it bounces inelastically. Inelastic का मतलब है कि जब ये बॉल को लीव करेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी या इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो चुकी होगी. ठीक है. And rebounds reaching the top of its first bounce at 1.5 seconds. What is the total displacement of the ball from its original position? अच्छा बच्चों, let's suppose इस तरह के ग्राफ के आप डायग्राम स्केच किया करें. दिस इज द ग्राउंड. ठीक है. आपने बॉल को रिलीज किया इस पॉइंट से. इसने जो नीचे वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ये है एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ए.
जो ऊपर वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बिकॉज इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, ऊपर वाला डिस्टेंस जो है वो कम है. दिस इज कैलकुलेटेड बाय एरिया बी. तो आपने जो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है वो ये है. दिस विल बी इक्वल टू एरिया ए माइनस एरिया बी. ठीक है. So displacement is area A minus area B. Area A is a triangle which is 1/2 multiplied by base multiplied by height, minus area B which is 1/2 multiplied by base multiplied by height. ठीक है. So this is 5 minus, अब सारा कुछ तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं ना करूंगा, कुछ तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ना टाइम सेव करने के लिए. 1.25. ठीक है. 5 नीचे गई, 1.25 ऊपर आई. So 5 minus 1.25 is 3.75. The right answer is option B. Question number 7. What is the definition of acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. Yeah, change in velocity per unit time. दोनों को merge नहीं करना. Option A is change in velocity per unit time. This is the right answer. बी में क्या मिस्टेक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं वेलोसिटी, बिकॉज अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी वेलोसिटी चेंजिंग हो सकती है. कैसे? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही. ठीक है. तो स्पीड नहीं होगा, वेलोसिटी होगा. और वैसे भी यहां पर ये चीज गलत है कि अगर आपने रेट ऑफ चेंज लिख दिया है तो आगे फिर 7 पर यूनिट टाइम नहीं आएगा. ऑप्शन सी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक ठीक है. वंस अगेन दिस पर यूनिट टाइम इज एक्स्ट्रा. ऑप्शन डी इज रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फॉर्मूला ठीक है लेकिन डेफिनेशन गलत है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 8 is about momentum. It's about collisions. There are two types of collision. One is inelastic collision. इसके ऊपर सिर्फ एक इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, which is law of conservation of momentum. The other type of collision is elastic collision. और elastic collision की 3 इक्वेशंस होती हैं. Law of conservation of momentum, conservation of kinetic energy, and relative speed of approach is equal to relative speed of separation. Right? Let's start this question keeping these equations in mind. Two balls P and Q of equal mass. Equal mass का एक रूल है इलास्टिक कोलिजन के लिए कि अगर mass equal है और इलास्टिक कोलिजन है, velocities will exchange after collision. Let's see कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा. Of equal mass move along a straight line directly towards each other as shown. Ball P has velocity of 1.3 towards right. Ball Q has velocity of 0.5 towards left. P and Q collide. The collision is perfectly elastic. ये चीज बच्चों को याद नहीं होती. मैं आपको ये चीज याद करा रहा हूं कि कंडीशन मीट हो गई है. कौन सी? Identical masses and elastic collision. So when the collision is elastic and masses are identical, आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी. जो वेलोसिटी और डायरेक्शन P की है वो वेलोसिटी और डायरेक्शन Q की हो जाएगी. मतलब P is moving with 1.3 meters towards right. Now Q will move with 1.3 meters towards right. Q was moving with 0.5 meters per second towards left. Now P will move with 0.5 meters per second towards left. So the right answer is option D straight away. आप में से काफी ज्यादा बच्चे जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किए, काफी ज्यादा बच्चे इक्वेशंस लगा लगा के एक बारी पागल हो चुके हैं. इस पर कोई इक्वेशन नहीं लगनी थी. So student, let's move to the next question. Question number 9 says that a basketball player hits a ball vertically downwards with speed of 2.4 meters per second from the height of 0.9 meters. Air resistance is negligible. What is the speed of the ball as it hits the ground? तो जो इस तरह क्वेश्चंस के लिए भी डायग्राम ड्रॉ कर लिया करें. जहां से बॉल को आपने डाउनवर्ड थ्रो किया है, लॉन्च किया है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है ड्यू टू इट्स स्पीड एंड ड्यू टू इट्स हाइट इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी विद स्पीड v, इट ओनली हैज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 0. वाई? बिकॉज इस पॉइंट पर इसकी हाइट 0 है. So let's call this top position A and bottom position B. Let's compare the energies between these two positions. A पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है. और B पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. There is no air resistance, so we can equate these two equations. ठीक है. याद रहे कि mass of ball is not given in this question, so you will write
1/2 m initial velocity is 2.4. 2.4 square plus potential energy, which is mgh. M multiplied by 9.81 multiplied by height, which is 0.9, is equal to final kinetic energy, which is half m multiplied by v square. Now keep in mind that this v is the final velocity. ठीक है? अच्छा, mass given नहीं है तो ये दोनों एक्सप्रेशन में से mass कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है? सो mass कैंसिल आउट हो गया. यू आर लेफ्ट विद 0.5 multiplied by 2.4 square. This value is 2.88 plus 0.9 multiplied by 9.81. This is 8.23. 8.83 is equal to half mass cancel out हो गया multiply by v square. So solve it for v. So final velocity is coming out to be 4.84. 4.84 is option B. So B is the right answer. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप ओ लेवल्स में भी कर चुके हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. अ बॉल फॉल्स थ्रू लिक्विड एट कांस्टेंट स्पीड. बच्चों याद रखना, कांस्टेंट स्पीड इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी 0. ठीक है. इट इज एक्टेड अपॉन बाय 3 forces: an upthrust, a drag force and weight. So have a look. Let's suppose कि आपकी जो बॉल है वो इस लिक्विड के अंदर डाउनवर्ड मूव कर रही है. फॉलिंग है ना, तो डाउनवर्ड मूव कर रही. ठीक है. सो दिस इज द बॉल. वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? वेट विल एक्ट डेफिनेटली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपथ्रस्ट, अपवर्ड्स और ड्रैग फोर्स. अगर बॉल का मोशन डाउनवर्ड्स है तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड्स होगी. इसका मतलब ये है सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स. अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट. सो दिस इज enough to draw a valid conclusion out of these options. Which statement is correct? Drag force increases with increasing depth. Not at all. Because constant speed है तो drag force भी constant रहेगी. वैसे भी बाकी की forces constant है तो drag force को भी constant रहे. Drag force is equal to the sum of upthrust and weight. Let's make this drag force subject of the formula. Drag force is equal to weight minus upthrust. No, it is not the sum. It is difference of weight and upthrust. Upthrust is a constant. Upthrust is constant with increasing depth. Yes, upthrust will remain constant. C is the right answer. The weight is greater than the sum of two forces. No, weight is not greater than sum of two forces. Weight is equal to drag force or upthrust ka sum. The right answer is option C. Next question. Some small solid cubes, each of mass 1 kg and side of length 5 centimeters. These small cubes are stacked together to form a large solid cube of length 2 meters. What is the weight of large cube? Okay. Now, एक लाइन में कितने क्यूब्स आ जाएंगे? एक लाइन में क्यूब्स आ जाएंगे 2 meters divided by 5 centimeters. ठीक है. which is 2 meters divided by 0.05 meters. पहले ये सेंटीमीटर्स में था, आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो एक लाइन में कितने क्यूब्स आ जाएंगे? एक लाइन में क्यूब्स आ जाएंगे 2 divided by 0.05 which is 40 cubes. राइट. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 40 multiplied by 40 multiplied by 40 and this will be equal to, sorry,
stack together to form a large solid cube. Cube ही form किया है ना, 40 cube करेंगे. This number is coming out to be 64,000. 64,000. What is the weight of the large cube? Now एक क्यूब का मास 1 kg है, तो 64,000 क्यूब्स का मास कितना होगा? 64,000 kg. ठीक है, फाइंड करें इसका वेट. फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन W इक्वल्स mg. mass is 64,000, g is 9.81, so this value is 0 point, or you can simply write it as 627,840 newtons, or 0.627 mega newtons. ठीक है, दिस कैन बी राउंडेड ऑफ टू 0.63 मेगा न्यूटन्स. याद रखना, मेगा इज 10 raised to power 6. So your answer is option C, 0.63 mega newtons. Next question. A borehole of depth 2000 meters. borehole करते हैं ना अर्थ में ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, contains both oil and water as shown. The pressure due to liquid at the bottom of the borehole is 17.5 megapascals. The density of oil is 830 kg per meter cube, and the density of water is 1000 kg per meter cube. What is the depth x of the oil? बच्चों आपने depth of oil find out करनी है, तो depth of water कितनी होगी? Depth of water will be 2000 multiplied by x. ठीक है, so total pressure is equal to pressure due to water plus pressure due to oil, और pressure due to liquid find out करेंगे rho g h से. So total pressure is 17.5 megapascals, which is 17.5 multiplied by 10 raised to power 6. Pressure due to water is rho g h. So density is 1000, value of g is 9.81, and height of water column is 2000 minus x plus rho gh for oil is, its density of oil is 830, g is 9.81, multiply by height of depth of oil, which is x. So the only variable in this question is variable x. तो आप इस equation को solve करेंगे for x. I am leaving the calculations up to you. You can find out the right answer. Moving on to the next question, which is question number 13. A rod is pivoted at one end. Initially angle theta of the rod and horizontal is 0. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर आपने पिवट माउंट की है, ये पिवट है, और जहां पर आपने रॉड को माउंट किया है, इनिशियली योर रॉड इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल. आपकी रॉड की इनिशियल पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट्स व्हाई द एंगल थीटा इज 0. द वेट ऑफ द रॉड कॉजेज मोमेंट m अबाउट पिवट. तो बच्चों इसका यहां पर वेट एक्ट करेगा, और डेफिनेटली वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, which graph shows the variation of m and theta. अब जरा ध्यान करें इसके ऊपर. थीटा मैक्सिमम इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम इंक्रीज होकर थीटा हो जाएगा 0. याद रखिए कि इस वक्त डिस्टेंस जो है वो आपके वेट के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये वेट है. डिस्टेंस का और वेट का आपस में एंगल जो है ये 90 डिग्री है. इस वक्त मैक्सिमम मोमेंट है. ठीक है, बट ही इज आस्किंग यू फॉर द एंगल थीटा विच इज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो जब एंगल 0 है तो मोमेंट मैक्सिमम है.
ठीक है, जब एंगल 0 है तो मोमेंट मैक्सिमम है। सो थीटा पर मोमेंट मैक्सिमम किस किस ऑप्शन में आ रहा है? इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में और ऑप्शन सी में। ठीक है, और उसके बाद जब एंगल रिड्यूस हो रहा है तो अब आप देखेंगे कि लेट सपोज कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में रॉड की पोजीशन इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द पिवट and this is horizontal. Now which force is producing movement? Weight is producing movement which is acting right at the center of this rod. ठीक है, अच्छा अब this angle is theta. ठीक है, आप इसको रिजॉल्व करेंगे into its two distances. One of this distance is ये वाला distance and the other distance is ये वाला distance. Now you know कि you have to consider a distance which is perpendicular to the force. ठीक है, आपको distance consider करना है ये वाला and this distance is d cos theta because it is adjacent. ठीक है, तो d cos theta है और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होकर 90 होगा आपका मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा 0 पर और cos के ग्राफ का ट्रेंड आना चाहिए। cos के ग्राफ का ट्रेंड आ रहा है ऑप्शन डी में। सो डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 और इस तरह के क्वेश्चन में आई नो फ्रॉम द पास्ट पेपर के स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा ट्रबल फेस की है। ठीक है, Which list gives the three forces in increasing order? बच्चों इस केस में आपने अज्यूम करना है कि डायग्राम टू द स्केल ड्रॉ की हुई है और आपने सारी की सारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को एक्सटेंड करना है। मैंने एच की लाइन को एक्सटेंड किया, कहां तक एक्सटेंड किया? जहां तक वो वेट की लाइन से मीट करेगी। तो बेसिकली दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वेक्टर एच। ठीक है, वेट कहां से इनिशिएट हो रहा है? वेट इनिशिएट हो रहा है रॉड के मिड से। ठीक है, और कहां पर टर्मिनेट हो रहा है? यहां तक। ये वेट का वेक्टर आ गया और टेंशन का वेक्टर कैसे आएगा? टेंशन का वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपने टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को स्ट्रेच करना है। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि विच वेक्टर हैज मैक्सिमम लेंथ। सो वेक्टर विच हैज मैक्सिमम लेंथ इज टी, उससे कम लेंथ है एच की और सबसे कम लेंथ है डब्ल्यू की। सो इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, सबसे कम मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू का, उससे लार्जर मैग्नीट्यूड है एच का और सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है टी का। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप वेक्टर ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। सबसे पहले आप वेक्टर एच को प्लॉट करें। दिस इज वेक्टर एच। इसके बाद आप वेक्टर टी ड्रॉ कर लें। दिस इज वेक्टर टी। ठीक है, और द लास्ट वन विल बी वेक्टर डब्ल्यू। नाउ योर वेक्टर ट्राइंगल इज कंप्लीट। तो इसके अंदर से आप मैनिपुलेट करके दोबारा से देख सकते हैं कि इस वेक्टर में भी W की लेंथ सबसे कम है, उससे ज्यादा लेंथ है H की और सबसे ज्यादा लेंथ है T की, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वन इज W, द लार्जर वन इज H एंड द लार्जेस्ट वेक्टर इज T। सो द राइट आंसर इज WHT। द राइट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एन इजी वन। What is the definition of force? बच्चों force is rate of change of momentum. Strictly इसके अलावा कोई definition नहीं लिखेंगे। Right answer is option C. Question number 16. A boat moves at constant velocity through still water. The constant drag force is F. What is the power used by the boat to move through the water? बच्चों this is water. ठीक है, लेट्स सपोज योर बोट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो जो ड्रैग फोर्स है विच इज
F which is acting in opposite direction. तो अगर आपने कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करना है तो आपको ड्राइविंग फोर्स भी बैकवर्ड फोर्स के इक्वल चाहिए which is equal to F. So power is product of driving force multiplied by velocity. Driving force is F, velocity is V. So you require a power equal to Fv. The right answer is option B. Next question. Question number 17. Diagram shows four forces acting on a circular disc. Each force has magnitude F. बच्चों, about this center they are producing clockwise movement. Clockwise movement सारी produce कर रही हैं because इस direction के हिसाब से they all are moving in clockwise movement. ठीक है? All four forces act in the same plane. No other forces acting. The disc has diameter D. Which statement is correct? अच्छा बच्चों, अगर आप इसके अंदर मोमेंट फाइंड आउट करेंगे एक फोर्स का, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस. और अगर आप चार फोर्सेस का मोमेंट फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 4 टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस और फोर्स मल्टीप्लाई बाय 4r विच इज इक्वल टू 2 डायमीटर्स. तो जो नेट मोमेंट है वो 2fd के इक्वल भी है. The disc is in equilibrium, but your disc is not in equilibrium because forces तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं. But there is net moment. Net moment का भी जीरो होना जरूरी था. The disc is not in equilibrium because the resultant force is 4F. No. The disc is not in equilibrium because the resultant torque is 2FD, जो कि मैंने पहले ही आपके सामने कैलकुलेट कर दी है. तो बच्चों, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो ये चीजें आप खुद से भी मैनिपुलेट करके बाद में भी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं. जरूरी नहीं कि आपको सारी ऑप्शंस पहले ही रीड करनी है. खुद से पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, बाद में रीड कर लें. ठीक है? आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड फॉलोज अ पाथ एज शोन. एट पॉइंट Q, R, S and T, the ball has kinetic energy EQ, ER, ES, ET respectively. The heights above the ground of 4 points are shown. Which difference of kinetic energies is smallest? तो बच्चों, kinetic energy में आपने वो वाला डिफरेंस कंसिडर करना है जिसमें kinetic energy smallest है. So डिफरेंस ऑफ हाइट से आप इसको अगर अटेम्प्ट करें तो डिफरेंस ऑफ हाइट जो मिनिमम डिफरेंस है वो 1.8 और 1.6 वाला डिफरेंस है. और ये मिनिमम डिफरेंस आ रहा है बिटवीन R एंड S. बट एज सच R और S वाली ऑप्शन आपको मिल रही है, ES माइनस ER वाली ऑप्शन आपको मिल रही है. ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट डिफरेंस इज ES minus ER. The difference of kinetic energy is smallest. This difference is a difference of due to height of 0.2 meters. ठीक है? लेकिन एक और डिफरेंस ऑफ हाइट भी 0.2 मीटर्स है. कौन सी दो हाइट्स का डिफरेंस 0.2 मीटर्स है? हाइट R और हाइट S का तो डिफरेंस आ गया 1.8 और 1.6 का डिफरेंस 0.2. एक और डिफरेंस भी देखें, Q और S का डिफरेंस. ठीक है? और Q और S भी आपको ऑप्शन में मिल रही है. ठीक है? नाउ दिस वन इज गेटिंग टेक्निकल बिकॉज R और S और Q और S दो आपको ऑप्शन में मिल रही है. बट यू हैव टू गो फॉर एन ऑप्शन जिसमें आपके पास मिनिमम डिफरेंस है. तो जो मिनिमम डिफरेंस जो है वो 0.1 का है ना. ठीक है? 1.6 और 1.5 ये डिफरेंस ऑफ हाइट विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर्स. ठीक है? सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए बिकॉज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज भी कम होगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ यू हैव next question, question number 19. The batteries of small tablet computer is initially uncharged. It is connected to a constant 12 watt supply for 2 hours. The efficiency of charging process is 80%. What is the energy stored? बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. Energy stored will be output energy ना. Efficiency is equal to output energy divided by input energy multiplied by 100.
एफिशिएंसी इज 80%। आउटपुट एनर्जी स्टोर्ड आपने फाइंड करनी है। इनपुट एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर इज 12, टाइम इज 2 आवर्स। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट फर्दर बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ सॉल्व इट फॉर आउटपुट एनर्जी। ठीक है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी सॉल्व कर देता हूं। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 divided by 100. Energy stored is coming out to be 57600. ठीक है, और you can write it as 5.8 multiplied by 10 raised to power 4 joules. So the right answer is option C. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, जो बाकी रिमेनिंग पेपर है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। An initial stationary fireworks explode and splits into two fragments that move horizontally in the opposite direction. अच्छा बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे? जब तक एक मैस था, जब फायरवर्क एक्सप्लोड नहीं हुआ था, दैट वाज एट रेस्ट। इसका मतलब है बिफोर कोलिजन इट्स इनिशियल मोमेंटम वाज 0। तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए ना। तो एक मैस का मोमेंटम जितना राइट साइड पर होगा, दूसरे मैस का मोमेंटम उतना ही लेफ्ट साइड पर होगा। ये मोमेंटम्स वेक्टर हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट मोमेंटम विल बी आल्सो 0। सो वन फ्रैगमेंट हैज मास m, द अदर फ्रैगमेंट हैज मास 2m। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द फ्रैगमेंट्स इज E. Total kinetic energy is E. What is the speed of the fragment m immediately after explosion? अच्छा बच्चों, the sum of their kinetic energies is E. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है कि जितनी जो 2m है वो अगर अवे जा रहा है विद स्पीड v, तो जो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है जिसका मास हमने m इमेजिन किया है उसकी वेलोसिटी होगी 2v। ठीक है, ओके, नाउ देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज E, but what you have to find is what is the speed of the fragment m immediately after collision। तो इसकी वाली वेलोसिटी को आपको v अज्यूम करना है। तो इस v के रिस्पेक्ट से दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी होगी v by 2। ठीक है, अब जरा आप फाइंड आउट करें मोमेंटम टुवर्ड्स राइट। राइट हैंड साइड पर जो मोमेंटम है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज कमिंग आउट टू बी mv। और जो लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है दिस इज वंस अगेन मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी mv। ठीक है, नाउ सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ is 1/2 multiplied by m multiplied by v square plus 1/2 multiplied by 2m multiplied by v by 2 whole square। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी E is equal to 1/2 mv square plus 1/2 multiplied by 2m multiplied by v square by 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद E is equal to हाफ mv square plus mv square by 4। what will be their common denominator? LCM लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है 4। ठीक है, तो दिस विल बी रिटन एज 2mv square minus mv square। ठीक है, so this is further equal to E is equal to mv square by 4। Let's make v subject of the formula. So v is equal to 4e divided by m whole under root। 4e divided by m whole under root। So somewhere I lost the track। यहां पर मिस्टेक की थी, ये माइनस साइन नहीं है, ये प्लस साइन है। दिस विल बी इक्वल टू 3m, दिस विल बी इक्वल टू 4e over 3m whole under root। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब तक आप लोगों को पता चल गया है कि ये वाला पेपर जो है मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, एक एक एमसीक्यू के लिए इतनी ज्यादा वर्किंग रिक्वायर होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी वर्किंग रिक्वायर होती है।
हर पेपर में 3-4 एमसीक्यूज लेंथी होते हैं. दिस इज द ओनली एमसीक्यू जो कि हाफ पेपर तक हमें लेंथी मिला. सो this is it for this video. Next half of the video will be solved in the next paper. But then stay tuned and do watch all of the videos and subscribe Slate. Thank you.